हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। आपने पढ़ा कि इनकम टैक्स के पास टैक्स की रिकवरी के लिए कई ऑप्शन हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि इनकम टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स आपसे लेता है, एडवांस टैक्स टीडीएस कलेक्ट करवाता है, पेयर को कहता है पे का इनकम में से टीडीएस डिडक्ट करो। फिर एक और चीज है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और इसमें इनकम टैक्स सामने वाले सेलर को कहता है कुछ प्रोडक्ट्स की सेल में आप बाहर से क्या कलेक्ट कर लो, जस्ट लाइक जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स टीसीएस कलेक्ट कर लो, उसके पैन नंबर पे कलेक्ट करके उसके क्या है इनकम टैक्स में जमा करवा दो उसके नाम से, उसे 27D फॉर्म दे दो एविडेंस के तौर पे, ये ले भाई तेरा टीसीएस हमने इनकम टैक्स में जमा करवा दिया, जस्ट लाइक टीडीएस। पर टीडीएस टीसीएस में फर्क है। टीडीएस तो आपकी इनकम में से डिडक्ट होता था, पेयर डिडक्ट करके इनकम टैक्स को देता था, ग्रोस इनकम ऐड होती थी। ये इनकम से कनेक्टेड नहीं है, ये तो बाइंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड भी है कि आप सामान खरीद रहे हो, कोई इनकम थोड़ी है। सामान खरीद रहे हो फॉर ट्रेडिंग पर्पस, या गाड़ी खरीद रहे हो 10 लाख से ऊपर वाली, तो आपसे एजेंसी वाले या सेलर क्या कलेक्ट करेगा, सेल प्राइस विद जीएसटी अगर एप्लीकेबल है, विद टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। आपको याद होगा मैंने एक बार आपको स्टोरी बताई थी, ये जो वाइन मर्चेंट हैं, वाइन मर्चेंट क्या है, जिनके नाम ये लाइसेंस होता है वाइन बेचने का सरकार से, वो आदमी का पैसा नहीं, पैसा किसी थर्ड पर्सन का होता है। 1 साल के लिए या 2 साल के लिए लाइसेंस मिलता है, वाइन खरीद खरीद के बेच बेच के कॉन्ट्रैक्ट खत्म, 2 साल बाद लाइसेंस खत्म और वो बंदे इधर उधर हो गए। टैक्स बढ़ा ही नहीं, हिसाब किताब इनकम टैक्स को दिया ही नहीं। इनकम टैक्स जब एक्शन लेता है तो जिसके नाम लाइसेंस होता है वो आदमी बेचारा किसी का नौकर है, कोई कैसे है, उस पर क्या तो टैक्स वसूली करेगी सरकार। इसलिए इनकम टैक्स का बहुत लॉस होता था। इससे बचने के लिए इनकम टैक्स ने टीसीएस प्रोविजन में डाल दिया लिकर को। अगर आप लिकर परचेज करोगे तो कंपनी आपसे ट्रेडर से क्या वसूलेगी, 1% टीसीएस ऑन वाइन मर्चेंट have to pay TCS at the rate 1% on the amount of wine purchase। वाइन जो परचेज करोगे उस पे 1%। जैसे कि मान लो एक कंपनी का नाम है, कोई भी कंपनी लगा लो, मान लो ब्रांड है, मान लो एक एग्जांपल भी दिया है रॉयल वाइन ट्रेडर। रॉयल वाइन ट्रेडर वाले संत कुमार नाम के आदमी को वाइन बेचते हैं, वाइन मर्चेंट है ये वाइन का ट्रेडर है, मर्चेंट कह लो या ट्रेडर कह लो। वाइन क्या है कि आगे सस्ती लेके महंगी बेचता है। इन्होंने कंपनी वालों ने इसे सेल की मान लो 2 करोड़ रुपए की वाइन, तो 2 करोड़ रुपए ये क्या देगा, 2 करोड़ तो देगा ही देगा परचेज प्राइस, साथ में क्या देगा जो जीएसटी होगा जितने भी, वैसे जीएसटी वाइन पे एक्सक्लूड कर रखा है, आजकल वैट ही चल रहा है स्टेट का, जो भी वैट है वाइन पे, चलो प्लस ये क्या देगा उसके ऊपर जो भी वैट है या कोई सामान ऐसा है जिसपे जीएसटी वो तो देगा, प्लस क्या देगा टीसीएस। 2 करोड़ रुपए का 1% 2 लाख रुपए, ये कितने पे देगा, 202 लाख, यानी 2 करोड़ 2 लाख रुपए पेमेंट देगा। ये क्या करेंगे, ये 2 लाख रुपए टीसीएस अमाउंट collected by Royal Wine Traders to be deposited to Income Tax Department। इनकम टैक्स को जमा करवा देंगे अंडर चालान फॉर्म नंबर 281, जमा करवा देंगे बाय 7th of नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख को। जो टीसीएस कलेक्ट करेंगे सिर्फ इसका थोड़ी, और भी पता नहीं कितने लोगों को ये कंपनी वाइन बना बना के बेचेगी। सबसे जो सेल प्राइस के साथ क्या ले लेगी, 1% टीसीएस ले लेगी। ये रूल है इनकम टैक्स का। कम से कम 2 करोड़ का 2 लाख रुपए तो सरकार के पास आ गया।
अब ये वाला मर्चेंट गायब हो जाए, संत कुमार भाग जाए, कहीं टैक्स ना दे, तो भी सरकार के हाथ में कम से कम 2 लाख तो आ गया। और सरकार को ये नॉलेज भी होगी कौन कितनी वाइन खरीद रहा है, क्योंकि टीसीएस वही 26 AS में व्यू होगा, जैसे आप टीडीएस व्यू करते थे ना। और बिल्कुल वैसे ही ये बंदा जो टीसीएस ले रहा है, ये अगला 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा करवा देगा 281 फॉर्म भर के, जैसे टीडीएस जमा करवाता था। उसमें तो था मार्च वाला 30 अप्रैल तक टीडीएस जमा करवा सकता था, और कुछ केसेस में क्वार्टरली पेमेंट भी हो जाती थी, लेकिन इसमें नहीं, मंथली है। मार्च का भी 7 अप्रैल तक जाएगा, हर महीने का अगले महीने की 7 तक जमा करवाना है, इवन मार्च वाला भी 7 अप्रैल तक, ठीक है। और यही जो ये टीसीएस कलेक्ट करेगा, ये सबूत के तौर पे इसको क्या देगा, इसको देगा 27D विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग। टीसीएस स्टेटमेंट कह लो या रिटर्न कह लो, टीसीएस की रिटर्न भरेंगे। रिटर्न भरने के लिए 15 दिन का टाइम लेगा। ये रिटर्न भरेंगे, टीसीएस की रिटर्न कह लो या स्टेटमेंट कह लो। कब भरी जाएगी, अप्रैल मई जून वाली पहले क्वार्टर की 15 जुलाई, 15 दिन का टाइम है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर वाली टीसीएस की रिटर्न 15 अक्टूबर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली 15 जनवरी 2020। जनवरी फरवरी मार्च वाली में आपको टाइम मिल जाता है 15 मई तक का, यानी लास्ट वाली में 1.5 महीने का टाइम मिल गया। बाकी सब में कितने दिन मिले, 15 दिन। वहां पे क्या है, हर में 1 महीना मिलता था टीडीएस की रिटर्न में, चलो यहाँ 15 दिन का। यानी लगभग प्रोसीजर वैसा ही है कि जो आदमी दुकानदार है, ये सेलर है, सेलर को इनकम की पेमेंट नहीं कर रहा, सेलर तो सामान बेच रहा है। सरकार ने इसको फंसा दिया सेलर को कि यू आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस इफ यू आर सेलिंग वाइन या तेंदुलीव। तेंदुलीव है ना, टबाकू बनता है, तेंदुलीव, या जंगली टिम्बर बेच रहा है तू, आयरन और बेच रहा है, एटसेट्रा। इन सब चीजों में यू आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बार ऑफ गुड्स। गुड्स के बार से तुझे टीसीएस लेना है, लेके जिन जिन का लेगा टीसीएस, उसका हर महीने जितना कलेक्ट हुआ। अप्रैल में 15 लोगों को माल बेचा कंपनी ने, इस रॉयल वाइन ने 15 लोगों से टीसीएस लेके इस भारत सरकार को जमा करवा देना है 7 मई तक, मई वाला 7 जून तक, इस तरह जनवरी वाला 7 फरवरी, फरवरी वाला 7 मार्च, मार्च वाला 7 अप्रैल, एक्स्ट्रा टाइम नहीं। ये तो हर महीने जमा करवाना है फॉर्म 281 पे, जिस पे टीडीएस जमा करवाते थे। लेकिन टीडीएस की रिटर्न में 1 महीना मिल जाता था हर क्वार्टर के बाद। इसमें टीसीएस की रिटर्न कौन भरेगा, यही जो कलेक्शन कर रहा है, सेलर, वाइन बेचने वाला, तेंदुलीव बेचने वाला, जंगल लकड़ी बेचने वाला, टिम्बर बेचने वाला। तो वो सेलर भरेगा क्या, टीसीएस की स्टेटमेंट कह लो या रिटर्न क्वार्टरली भरेगा। 15 जुलाई 15 दिन, सेकंड क्वार्टर का 15 दिन, थर्ड क्वार्टर का 15 जनवरी, फोर्थ वाले में 1.5 महीना मिल जाएगा। 15 मई तक आपको रिटर्न फाइल करनी है। जैसे ही ये लोग रिटर्न भरेंगे, उसके बाद रिटर्न भरने के बाद जो कलेक्टी है, जिसका टीसीएस कटा है, जैसे संत कुमार को पे करना पड़ा है टीसीएस माल खरीदते वक्त, उसके 26 AS में दिखेगा जैसे टीडीएस दिखता था। व्यू 26 AS में लॉगिन करके ये अपना टीसीएस जैसे टीडीएस देखता था मेरा कटा है, वैसे टीसीएस देख सकता है। और जैसे ही ये लोग रिटर्न भरेंगे, अगले 15 दिन में सबूत के तौर पे इसे कौन सा फॉर्म दे देंगे, फॉर्म 27D। ये ले भैया, तेरा टीसीएस जो इस 3 महीने में हमने काटा, उसकी डिटेल ये रही। तो आपको समझ आ गया होगा, टीसीएस जस्ट लाइक कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी की तरह, वैट की तरह, कि सेलर बार को सामान बेचेगा तो सेल प्राइस तो लेगा ही लेगा, टैक्स भी लेगा, जीएसटी वगैरह अगर वैट वगैरह है, प्लस क्या लेगा उसके ऊपर, वो कलेक्ट करेगा टीसीएस। समझ आया, टीसीएस हाउ कैन बी कलेक्टेड। तो इस तरह से कलेक्ट करके सरकार को देगा। रूल क्यों बना, समझ आ गया है। कम से कम इतनी वाइन बेच बेच के लोग प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, सरकार कहती है इधर उधर हो जाते हैं, साल 2 साल बाद जब वो लाइसेंस उसका एक्सपायर होता है तो ढूंढे मिलते नहीं, तो कम से कम सरकार कहती है हमें टीसीएस का पैसा तो हजम करने को मिलेगा इसलिए। लेकिन इन्होंने कहा एक सेक्शन है 206C1, ये सेक्शन कहता है ये वाइन पे, तेंदुलीव पे
ली पे, टिम्बर पे, आयरन और पे, एटसेट्रा, इन पे नहीं कटेगा अगर वो किस लिए परचेज की जा रही है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस या पावर जनरेशन में काम आनी है, यानी ट्रेडिंग नहीं करनी, इससे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करनी है या पावर जनरेशन करनी है, या फिर परचेज फॉर क्या है, पर्सनल कंजम्पशन। अगर कोई आदमी पर्सनल कंजम्पशन के लिए वाइन खरीद रहा है तो उस पर टीसीएस नहीं वसूलोगे, लेकिन अगर वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, परचेज फॉर ट्रेडिंग पर्पस है तो ही टीसीएस कलेक्ट होगा। देन टीसीएस कैन बी कलेक्टेड बाय सेलर। सेलर तभी कलेक्ट करेगा टीसीएस अगर खरीदने वाला वाइन क्यों खरीद रहा है, आगे बेचेगा। मान लो अनिल कुमार नाम के एक आदमी ने घर में फंक्शन है, उसके लिए 10 पेटी वाइन की खरीद ली, उसके पास बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है, बेच ही नहीं सकता, उसने तो एज अ कंज्यूमर खरीदी 10 पेटी वाइन की, फंक्शन में काम आनी है, लोगों ने बिना ड्रिंक किए तो कहना है फंक्शन ही बेकार है, कई फैमिलीज में ऐसा होता है। तो वो क्या उस पर टीसीएस वसूलेगा? ना ना ना, टीसीएस नहीं चार्ज करेगा। टीसीएस कलेक्ट करना है सिर्फ ट्रेडर का, जो किस लिए खरीद रहा है, आगे बेचने के लिए। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर कोई खरीदेगा तो उस पर टीसीएस नहीं, या उस पर भी टीसीएस नहीं जो कह रहा है मैं क्यों खरीद रहा हूं, मैं वाइन मर्चेंट नहीं हूं, वाइन नहीं बेचूंगा, मैं तो ये वाइन लेके इससे क्या बनाऊंगा, आगे कोई सामान बनाऊंगा, तेंदू लीव से आगे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा कुछ, या ये जो मैं लकड़ी खरीद रहा हूँ टिम्बर, कोल, आयरन और, इससे भी मैं क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मान लो हिमालय अल्कोहल ले रही है किसी कंपनी से, लेकिन उससे सैनिटाइजर बना रही है, वो वाइन मर्चेंट नहीं है हिमालय वाले, वो तो अल्कोहल ले रहे हैं किसी कंपनी से, रॉयल वाले से, और उसको मैन्युफैक्चरिंग में काम में ले रहे हैं, सैनिटाइजर बनाने में। जितना लोगों ने हाथों में लगा लगा के इस बार अल्कोहल यूज़ किया, इतना तो आज तक लोगों ने पी भी नहीं होगी वाइन, अल्कोहल इतना लोगों ने मतलब यूज़ किया अल्कोहल का, और अल्कोहल का इतना अच्छा यूज़ हो सकता है अब तक किसी ने समझा भी नहीं होगा। चलो, तो क्या हुआ, इस तरह से वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से खरीद रहे हैं वाइन या ये तेंदुलीव या कोई भी सामान, तो टीसीएस जो है चार्ज नहीं होगा। इसके लिए आपको सबूत देना होगा कि यू आर बाइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस और पावर जनरेशन नॉट फॉर ट्रेडिंग। आपको एक फॉर्म नंबर 27C जमा कराना होगा। जैसे वहाँ 15G 15H नहीं जमा करवा देते थे टीडीएस में कि मेरे को टीडीएस ना लगे, वैसे ही बंदा कह रहा है सर मेरा टीसीएस ना चार्ज किया जाए मुझसे, बिकॉज आई एम बाइंग गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस और फॉर जनरेशन ऑफ पावर पर्पस, नॉट फॉर ट्रेडिंग, प्लीज टीसीएस इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम मी। तो आप एक फॉर्म भर के दो, 27C फॉर्म जमा करवा दो। किसके पास जमा करवाओगे? सेलर के पास। जैसे ही आप जमा करवाओगे इमीडिएटली उस महीने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के ऑफिस में भेज देगा। कौन? सेलर। देखो जी, बार ने मुझे 27C फॉर्म भर के दिया है कि टीसीएस इज नॉट टू बी चार्ज, आर परचेज इज जस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। कमिश्नर को भेज देगा, काम खत्म, टीसीएस कलेक्ट ना किया जाए। डेक्लेरेशन दे दी है उस बंदे ने पेपर पे कि मेरा टीसीएस ना कलेक्ट किया जाए। तो समझ आया? 206C1 सेक्शन जो है, 206C सबसेक्शन 1 कहता है कि भाई ये चीज़ें खरीदोगे तो टीसीएस का इतना रेट है। ये अलग अलग है, वाइन पे 1% है, तेंदुलीव पे 5% है, वाइन पे 1% है टीसीएस, तेंदुलीव पे क्या है 5%, और टिम्बर वगैरह लकड़ी वगैरह पे 2.5% है, एटसेट्रा। और अगर ये पैन दोगे तो है, अगर पैन नहीं दोगे, विदाउट पैन टीसीएस का रूल कहता है या तो जो रेट है उसका डबल कर लो या 5%, विच एवर इज हायर। विदाउट पैन ये रूल है, अगर आप पैन नंबर नहीं देते, बार पैन नहीं देता तो उस पे क्या है, डबल द स्पेसिफाइड रेट, डबल द स्पेसिफाइड परसेंटेज। जितनी भी परसेंटेज है या तो डबल या 5%, विच एवर इज हायर, ये रूल है। अगर आप पैन नहीं देते तो ये रेट 1% का डबल क्या हो गया 2% या 5%, विच एवर इज हायर 5%। ये 5% है तो इसका डबल 10% या 5%, विच एवर इज हायर
10%, 2.5% है तो इसका डबल 5 या 5 विच एवर इज आर 5। तो आपको पैन नंबर जरूर देना है, पंगा पड़ जाएगा वरना आप पे डबल या 5% विच एवर इज हायर इतना टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको देना पड़ेगा। इसलिए पैन नंबर जरूर दो और आपका पैन होगा तो वो आगे जमा करवाएगा ना टैक्स 281 फॉर्म पे, और साथ में अपनी रिटर्न भरेगा जो वो, उसमें आप सबका पैन नंबर डालेगा कलेक्टी इन लोगों का मैंने टीसीएस कलेक्ट किया है। तो ही तो कल को आपको 26A में AS में व्यू होगा, कल को आप अपने टैक्स में एडजस्ट करोगे कि मेरा इतना टीसीएस कटा हुआ है। बिल्कुल, ये वाइन मर्चेंट को तो पता भी नहीं होता कि टीसीएस क्या है, हमने भर भी दिया और ये एडजस्ट होगा। तो एक मेरे पास अकाउंटेंट आया, वो बड़ी दूर 2-4 स्टेट में जाता था अकाउंटेंट, 3-4 स्टेट में, और उसकी ऑडिट होती थी, वो मेरे से करवाने आता था। मैंने पूछा एक दिन उनके असिस्टेंट से अकाउंटेंट के, यार तू पंजाब, इधर राजस्थान, इधर हरियाणा, कई जगह तुम्हारे पास काम है, वाइन मर्चेंट का चक्कर क्या है? तो उसने सारी कहानी बताई। कहता है जी हमारे बॉस जो अकाउंटेंट हैं वो ऐसे ही चलते आते जहाँ भी शराब का ठेका मिलता है वहाँ चले जाते हैं। उसको जाके कहते हैं भाई साहब आपको कुछ पैसे दिलवा दूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। वो कहता ना इनकम टैक्स से पंगा नहीं। कहता पंगा नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। कहता अच्छा पक्का मिलेंगे, हमारा कुछ लगेगा तो नहीं? कहता ना, जितने मिलेंगे आधे आधे। बंदा कहता है मेरा कुछ नहीं लगेगा, मिल जाए आधे तो भी क्या बुरा है। उनको पता नहीं होता था, पढ़े लिखे नहीं है। जैसे मान लो लोग टीसीएस लग के आ रहा है, मान लो एक बंदे ने 4 करोड़ की वाइन खरीदी साल में, 4 लाख रुपए टीसीएस पे कर दिया उसने। अब वो रिटर्न भरेगा तो ही एडजस्ट होगा। साल बाद उसकी रिटर्न बनाएगी, इनकम खर्चे बनाए गए, उसकी ऑडिट हो रही है, तो वो सारा कुछ करके पता लगा उसका टैक्स तो 1.5 लाख बनता है। उसका टीसीएस जो उसने पे किया हुआ है 4 लाख, 2.5 लाख रुपए रिफंड आ जाएगा, जस्ट लाइक टीडीएस रिफंड आएगा। तो उनको पता भी नहीं ऐसे रिफंड आ सकता है। तो वो 2.5 लाख आ गया, अकाउंटेंट सेटिंग कर लेता था, चलो लाख मेरे, 1.25 लाख मेरे, 1.25 लाख तेरे। वो कहते हमें फ्री में मिल गया, हमें तो मिलना ही नहीं था। ये अब लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कि भाई हमारा ही पैसा है जो टीसीएस भरा है, कल को रिटर्न भर के एडजस्ट करो और टैक्स बनता है भरो, नहीं तो वापिस लो। टीसीएस टीडीएस की तरह है, ये डिडक्टी जो है कलेक्टी जिससे कलेक्ट किया गया है कलेक्टर ने, उसके नाम से इनकम टैक्स में जमा हो जाता है। तो मैंने आपको पर्पस बता दिया क्या है। ये 3 सेक्शन में कवर्ड है टीसीएस। 2 सेक्शन तो इसमें सेल परचेज से रिलेटेड है। ये जो 2 सेक्शन है ये तो सेल गुड्स से रिलेटेड है। ये लीज पे है, लीज ऑफ टोल प्लाजा, पार्किंग लॉट एटसेट्रा, माइंस वगैरह का लीज देना, माइन लीज पे देना, इसका है। ये दोनों सामान की सेल परचेज से रिलेटेड है। सेलर बार का टीसीएस कलेक्ट करेगा बार से। तो चलो शुरू करता हूं मैं एक एक करके। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि टीसीएस का मीनिंग क्या है, किस तरह से कलेक्ट होता है, कौन कलेक्ट करेगा, सेलर किसका कलेक्ट करेगा, बार का। लेकिन सामान की बात करूं, अगर ये वाइन और ये इसमें पर्सनल यूज़ के लिए है तो टीसीएस वसूलेगा नहीं सेलर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सेलर नहीं वसूलेगा। आपको 27C फॉर्म सबमिट करना है कि मेरा टीसीएस कलेक्ट ना किया जाए। चलो मैं शुरू करता हूं। फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हर पर्सन जो सेलर है बार से टीसीएस कलेक्ट करेगा। कब? जब बुक्स के अंदर अमाउंट को क्या है कलेक्ट करेगा, बार कलेक्ट से कलेक्ट करेगा, रिसीट करेगा, या फिर बुक्स में डेबिट करेगा बार को। आप जिसको माल बेचोगे तो आप उधार बेचोगे तो क्या एंट्री करोगे? बार का नाम, जैसे वो मर्चेंट था जो भी, मान लो कोई भी मर्चेंट है, डेबिट काउंट डेबिट टू सेल, मर्चेंट डेबिट टू सेल, या तो बुक्स में मर्चेंट को डेबिट करोगे या उससे कैश लोगे, विच एवर इज अर्लियर बेस पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। एडवांस पैसे ले रहे हो तो उसके साथ ही टीसीएस ले लो। कितने % वो बता रहा हूं। किससे लेना है? बार से, जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा माल एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए नहीं खरीद रहा। चलो कितना कितना है? अल्कोहल लिकर पे कितने %? 1%। अगर वो पैन नंबर नहीं देगा तो 1 का डबल 2% या 5%, विच एवर इज आर 5%। ओके। तेंदुलीव तंबाकू में बनाने में काम आता है, तेंदुलीव 5% डबल, अगर पैन नहीं देता तो 10। टिम्बर किसी भी तरह की हो, जंगल की लकड़ी या कुछ भी बेचेगा, लकड़ी का व्यापार करता है, तेंदुलीव पे तो
5 है, लेकिन लकड़ी टिम्बर का व्यापारी है, किसी भी तरह इंपोर्टेड लकड़ी बेचता है या इंडिया लोकल जंगली लकड़ी बेचता है, लकड़ी बेचेगा, लकड़ी के बार से 2.5% क्या कलेक्ट करेगा? टीसीएस। लिकर में कितना है? लिकर में या फिर कह रहा है स्क्रैप में, या फिर कह रहा है मिनरल्स जैसे कि कोयला, कोयला बिजली बनाने में आ रहा है तो माफ कर दिया जाएगा, आयरन और एटसेट्रा ये। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, ये सब चीजों पे टीसीएस की रेट कितनी है? 1%। तेंदुली पे कितनी है? तेंदुली पे 5%। और टिम्बर सेल परचेज की जा रही है तो उस पर 2.5%। ये तो विद पैन है। अगर बार पैन दे दे टीसीएस, अगर वो पैन नहीं देता, पैन नंबर नहीं देता, तो रेट का डबल कर लो या 5% विच एवर इज हायर। तो 1 का डबल 5%, डबल 2% या 5% विच एवर इज हायर। ठीक, इस तरह से किस चीज पे लिकर खरीद रहे हो तो स्क्रैप का मीनिंग वही है जो आपके माइंड में आ रहा है क्या? जैसे कोई भी आदमी कबाड़ नहीं बेचता, आप गाड़ियां बनाते हैं तो कुछ पीसीस बच गए, कुछ वेस्ट बच गया, वो कबाड़ बेचते हो, एल्युमिनियम लोहा वगैरह, वो उसको बेचेंगे, जो कबाड़ी खरीदेगा उससे क्या वसूल लेना? 1% टीसीएस। जैसे मारुति वालों ने करोड़ी मल कबाड़ी को बेचा है माल, करोड़ी मल कबाड़ी को मारुति ने 100 करोड़ रुपए का कबाड़ बेचा है। 100 करोड़ के ऊपर आप में 1% टीसीएस, 1 करोड़ और, तो करोड़ी मल कबाड़िए से कितना ले लेना? 1 करोड़, 101 करोड़ रुपया ले लेना, 1 करोड़ एक्स्ट्रा टीसीएस ले लेना। ठीक, और ये कह रहा है या मिनरल्स खरीदें, कोयला वगैरह, आयरन ओर वगैरह, इस तरह की चीजें अगर खरीदी हैं तो बार से 1% क्या वसूल लिया जाए? टीसीएस। मान लो राम कुमार कोयला खरीद रहा है 10 करोड़ का, तो सामने वाला सेलर 10 करोड़ पे 1% क्या ले लेगा? 10 लाख रुपए टीसीएस ले लेगा। क्लियर? लेकिन अगर ये कोयला बिजली बनाने में काम आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या कोई और चीज की मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है, लोहा किसी और चीज की मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है, तो भाई बार को 27C फॉर्म जमा करवाना है। वही 15G की तरह मैंने मैन्युफैक्चरिंग या बिजली बनाने के लिए माल खरीद रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ये लो डिक्लेरेशन 27C, तो सेलर कमिश्नर ऑफिस में अगले महीने की 7 तारीख तक ये डिक्लेरेशन जमा करवा देगा और टीसीएस नहीं लेगा अगर ऐसी कोई डिक्लेरेशन है। चलो, अल्कोहल, लिकर वगैरह जो होती है ह्यूमन कंजम्पशन वाली, 1% या 5% अगर टीसीएस नहीं देता। तेंदुली पे 5, टिम्बर पे 2.5, स्क्रैप मिनरल और पे 1%। अगले पेज पे एक एग्जांपल है वाइन का, मैं दे चुका था आपको। ठीक है, स्क्रैप का मीनिंग बता रहा है और इसमें कोई एजुकेशन सेस हेल्थ एजुकेशन नहीं जुड़ता, 1% फाइनल है ये, 5, 2.5। ठीक है ना। अगर 1 करोड़ का तेंदुली खरीदा तो 5 लाख रुपए वो क्या लेगा आपसे सेलर? टीसीएस वसूलेगा, 105 लाख लेगा आपसे। वाइन खरीदोगे 1 करोड़ की तो 101 लाख देना पड़ेगा। टिम्बर खरीदोगे 1 करोड़ की तो 1 करोड़ 2.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे टीसीएस के, जो सामने वाला सेलर आपके नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देगा 281 फॉर्म भर के। आपको सबूत के तौर पे कि मैंने आपका टीसीएस कलेक्ट करके जमा करवा दिया है, आपको क्या इशू करेगा? 27D अपनी टीसीएस की रिटर्न भरने के 15 दिन के अंदर। नॉर्मली उसकी 15 जुलाई तक रिटर्न भरने की डेट है तो 31 जुलाई तक दे देगा आपको, 15 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर तक दे देगा, जनवरी है तो वो उसके 15 दिन में आपको ये फॉर्म 27D एविडेंस के तौर पे दे देगा। और हाँ, जो आप सरकार से लाइसेंस ले रहे हैं, जैसे वाइन की लाइसेंस फी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, टू गवर्नमेंट लाइसेंस फी पेड बाय वाइन मर्चेंट। अवतार सिंह नाम का आदमी ठेकेदार है, वाइन बेचता है, उसने सरकार से 2 साल का लाइसेंस लिया है, वाइन बेचने का परमिशन लिया है, सरकार ने 50 लाख रुपए भरवा लिया। अब इससे वाइन मर्चेंट से सरकार ने 50 लाख रुपए भरवा लिया। क्या ये 50 लाख कोई सेल है? सेल परचेज है क्या किसी चीज की? ना, तो नो टीसीएस, इस पे कोई टीसीएस नहीं। वाइन के लाइसेंस पे कोई टीसीएस नहीं। सरकार आपको 1-2 साल की परमिशन देती है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, डिपेंड करता है। हाईवे पे है तो ज़्यादा पैसे है, लिंक रोड पे है तो कम पैसे हैं, उसी हिसाब से लाइसेंस फीस वसूलेगी सरकार आपसे, उस पर टीसीएस नहीं है क्योंकि वो सेल परचेज नहीं है इस 206C1 के लिए।
क्लियर, ये चीज बता रहा है। नीचे एक एग्जांपल दे रहा है, एक पार्टनरशिप ने इंपोर्टेड टिम्बर बेचा तो क्या उस पर टीसीएस लेगी, क्यों ना लेगी, 2.5% लेगी। टिम्बर कोई मर्जी हो, इंपोर्टेड हो चाहे लोकल, टिम्बर बेच रहे हो ना आप, दुकानदार हो। वाइन कोई मर्जी हो, लोकल हो या इंपोर्टेड, वाइन बेच रहे हो तो टीसीएस लगेगा। वाइन पे 1, और ये कोयले वगैरह पे, आयरन और पे भी कितना 1, स्क्रैप बेच रहे हो कबाड़ किसी को तो 1, लेकिन तेंदुली पे 5, टिम्बर पे 2.5। टीसीएस नहीं पैन नहीं दे रहे तो डबल द रेट या फिर 5% विच एवर इज हायर। ओके, तो एक सेक्शन हो गया 206C1। अब बात कर रहा हूं 206C, सेक्शन 206C1F। ये सेक्शन है, अगर कोई सेलर, कोई कार की एजेंसी है, कार एजेंसी वाले किसको बेच रहे हैं, कोई कंज्यूमर है जो कार खरीद रहा है, कंज्यूमर, कार अबव ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की कार, तो उस पर टीसीएस आपको देना होगा, टीसीएस देना पड़ेगा एट द रेट 1%। कार 12 लाख की है तो 12,000 का टीसीएस, कार 1 करोड़ की है तो 1 लाख का टीसीएस आपको पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को। लेकिन अगर कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कार एजेंसी को कार दे रही है बेचने के लिए, नो टीसीएस, उस पे नहीं है। ये तो पब्लिक को देने पे है। पब्लिक 10 लाख से महंगी गाड़ी खरीदेगी तो 1% टीसीएस साथ में देना होगा। मान लो राम कुमार ने 25 लाख की कार खरीदी तो राम कुमार को 25 लाख के साथ 25,000 क्या देना पड़ेगा, टीसीएस। और ये टीसीएस कब, टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड पेमेंट बेसिस। जब आप कार के पैसे दोगे साथ में टीसीएस दोगे। मान लो 25 लाख की कार है, 10 लाख आपने पहले दे दिए, तो बार ऑफ कार ने एजेंसी को कुछ पैसा एडवांस दे दिया। मान लो ये दे दिया 10 लाख एडवांस दे दिया सपोज 1 जुलाई 2019 में, तो 10 लाख के साथ क्या देना पड़ेगा, टीसीएस 1%, 10,000। यानी आपने 10 लाख 10,000 रुपये एजेंसी वालों को दे दिया। बाकी 15 लाख रुपए फिर दे रहे हैं आप कब, मान लो दे रहे हैं 1 अगस्त 2019 को, एक महीने बाद 15 लाख रुपए पे है, तो 15 लाख के साथ आप टीसीएस भी दे देंगे। 15 लाख का 1% 15,000, यानी आप 15 लाख 15। इसमें बुक्स में एंट्री या अमाउंट पेड विच अर्लियर वाला रूल नहीं है, ये पेमेंट बेसिस पे है। जब कार की पेमेंट दोगे साथ में क्या देना पड़ेगा, टीसीएस। टोटल पेमेंट 10 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए, यानी महंगी कारों पे। पुराने टाइम में यहाँ पे लग्जरी कार वर्ड था, अब लग्जरी कार वर्ड नहीं है यहाँ पे तो सीधा वर्ड है कोई भी व्हीकल, मोटर व्हीकल कोई भी। 10 लाख से ऊपर का मोटर व्हीकल है तो यहाँ पे वर्ड आ गया है मोटर व्हीकल ओवर ₹10 लाख, तो आप पे टीसीएस कलेक्ट होगा 1%। कारें बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, यानी एजेंसी वालों ने कंपनी से कारें खरीदी, व्हीकल खरीदे, ट्रक खरीदे, उस पे टीसीएस नहीं। जनता खरीद रही है एजेंसी से, कंज्यूमर खरीद रहा है, या कंपनी अपने लोगों को के लिए 4-6 गाड़ियां खरीद रही है इधर उधर आने जाने के लिए, कंज्यूमेबल है आप, कंज्यूमेबल आइटम है आपके लिए, मीन्स कंज्यूमर है आप, तो टीसीएस लगता है। एजेंसी वाले 1% लेंगे। तो सेक्शन याद रख लोगे, तेंदुली वाइन पे, ठीक है, टिम्बर पे, या अपना ये स्क्रैप मिनरल कोयले पे टीसीएस की रेट अलग अलग थी। कार वाली या मोटर व्हीकल, ट्रक है, बस है, उस पे 1% है। 10 लाख से ऊपर का कोई भी मोटर व्हीकल खरीदोगे तो 1% टीसीएस आपको जमा कराना पड़ेगा। समझ आया? नीचे एग्जांपल दे रहा है, कार 25 लाख की खरीदी गई, 7 लाख रुपए बुकिंग के वक्त दिए, 18 लाख बाद में, तो 7 लाख के साथ 7,000 रुपये टीसीएस, 7 लाख 7,000 दे देना, और कल को 18 लाख के ऊपर 18,000 टीसीएस 1%, 18 लाख 18,000, टोटल 25,000 टीसीएस आपको देना पड़ेगा। क्लियर? रिटेल सेल के लिए है, जो रिटेल में व्हीकल बेचता है ना, मतलब एजेंसी वाले एक एक करके, उन पे है। होलसेल में बल्क में एजेंसी खरीद रही है कंपनी से, उस पे टीसीएस
नहीं है। तो ये महंगी गाड़ियों को डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा सेक्शन है। इस टीसीएस के जमा होने से इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाता है किस बंदे का गाड़ी पे या ट्रक पे इतना टीसीएस जमा हुआ, तो इतने का ट्रक खरीदा है, पूछो इससे कहाँ से आया, मतलब सोर्स पूछ सकता है। चलो, तो मोटर व्हीकल एजेंसी से खरीदोगे आप 1 पीस 2 पीस 4 या यूनिट 206C1F सेक्शन लगेगा, 1% टीसीएस का रूल है। नीचे बॉक्स में कहता है रिटेल सेल वाली ट्रांजैक्शन कवर है इसमें। मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर से डीलर खरीद रहा है, कार एजेंसी कह लो, व्हीकल एजेंसी कह लो, कार वर्ड अकेला लगाना जरूरी नहीं है, व्हीकल कोई भी हो, मोटर व्हीकल। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने व्हीकल बेचने वाली एजेंसी या डीलर को व्हीकल बेचे 10-12 तो उसके ऊपर कोई टीसीएस नहीं। हाँ, डीलर या एजेंसी वाले पब्लिक को 1-1 2-2 करके व्हीकल बेचते हैं, 10 लाख से ऊपर इंडिविजुअल व्हीकल है, एक व्हीकल का देखना, एग्रीगेट नहीं करने, इंडिविजुअल व्हीकल 10 लाख से ऊपर है उस पे टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है और पेमेंट बेसिस पे है। ये बुक्स में एंट्री से कुछ नहीं होता। पेमेंट डेफर्ड है तो जब पेमेंट होगी तब टीसीएस के साथ लेना आप पेमेंट। बात ये है, सेलर की यानी ड्यूटी है एजेंसी या डीलर की टीसीएस वसूल के सरकार को जमा करवाना। पुराने टाइम में लग्जरी कारों पे था, आजकल लग्जरी वर्ड उड़ा दिया गया, कार हो, ट्रक हो, बस हो, मोटर व्हीकल कोई भी 10 लाख से ऊपर का, ठीक है, उस पे लगेगा हर सेल पे, एग्रीगेट सेल का कोई इशू नहीं है। तो दूसरा 3 ही सेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 206C1 जो तेंदुली वाइन पे टिम्बर पे लग रहा है या स्क्रैप पे या कोयले पे, वो है 1%, कोयले पे, स्क्रैप पे, वाइन पे 1% और टिम्बर पे 2.5 और तेंदुली पे 5%। और अगर आप पैन नहीं दोगे तो रेट डबल या 5% विच एवर इज हायर। तेंदुली पे 5 का 10 हो जाएगा, ठीक है, वाइन पे या अपना कोयले पे, स्क्रैप पे 1 का 2 नहीं 5 हो जाएगा। और यहाँ कार में बार पैन ना देना तो 2%, इस पे 1% नहीं, कितना लगा देना, 5% टीसीएस लगा देना, वैसे 1% का रूल है। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? ओके। नेक्स्ट पे देखो, सेलर कौन है? जो बेचता है व्हीकल। तो सेलर कोई भी हो सकता है, सरकार हो सकती है, वो भी लेगी टीसीएस। सेलर हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, कौन से लोग लायबल हैं? सारी। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ टीसीएस कलेक्ट कर सकता है इस सेक्शन में तब जब उसकी क्या होती हो, ऑडिट। अंडर सेक्शन 206C1 इस सेक्शन में एक इंडिविजुअल या एचयूएफ कैन कलेक्ट टीसीएस इफ देयर सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है या फीस 50 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल वही टीडीएस काटने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं? वही इंडिविजुअल एचयूएफ काटेगा टीसीएस अगर या मतलब उसकी सेल 1 करोड़ से ऊपर हो या बीते साल उसकी फी 50 लाख से ऊपर हो पिछले साल, तो ओनली इन दैट केस ही इज एलिजिबल टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम बार, अदरवाइज नहीं। बाकी फर्म, कंपनी, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हमेशा ही टीसीएस लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ कब? जब वो ऑडिटेड केस हो सेक्शन 44AB के अंदर, और वो भी परसेंटेज वाला नहीं, मिनिमम से कम है तो ऑडिट ना, 1 करोड़ 50 लाख वाला रूल है। तो बता रहा है सेलर कौन है जो एलिजिबल है टीसीएस के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई भी कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, कोई भी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर इंडिविजुअल एचयूएफ कब? जब उनकी सेल पिछले साल, जैसे अभी चल रहा है 1920, तो 18-19 के अंदर क्या हो, उनकी सेल 1 करोड़ को एक्सीड करे या फी 50 से ज्यादा, ओनली इन दैट केस इंडिविजुअल एचयूएफ एलिजिबल टू कलेक्ट टीसीएस। फर्म हमेशा कलेक्ट करेगी, कंपनी कोई भी हो कलेक्ट करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी टीसीएस कलेक्ट करेगी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, लोकल अथॉरिटी करेगी। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ जब सेल 1 करोड़ से ज्यादा या फीस 50 लाख से ज्यादा हो तब कलेक्ट करेंगे, वरना नहीं। टीडीएस वाली कहानी है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बार। बार कौन होता है? हु इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टीसीएस टू द सेलर। बार जो माल बाय कर रहा है और वो क्या देगा सामने वाले को? टीसीएस। तो यहां बार कौन है?
कहता है बार जो कैसे भी माल खरीदता है, चाहे ऑक्शन में खरीदे, रूटीन सेलर से खरीदे, तो 2061 की बात कर रहा है, 206C1 इसकी, ये तेंदुली, लिकर, स्क्रैप, मिनरल ऑयल की बात कर रहा है। इसमें बार वो जो सामान खरीद रहा है, चाहे बोली में चाहे डायरेक्ट खरीद रहा है, वो बार है, इसको टीसीएस का अमाउंट सेलर को देना है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट है, नॉट इंक्लूड, ये लोग बार है तो माफ है इन लोगों को। कौन? पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई कंट्रोल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कह लो, या पब्लिक सेक्टर कंपनी आईओसी टाइप की, इंडियन ऑयल वगैरह ऐसी, तो जिसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ऐसी कंपनियां माफ हैं। अगर ये खरीदेंगी तेंदुली, या ये खरीदेंगी वाइन, या ये खरीदेंगी स्क्रैप, या ये खरीदेंगी मिनरल्स, इनको टीसीएस नहीं लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी, स्टेट गवर्नमेंट, सेलर नहीं बाहर है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या एम्बेसी, हाई कमीशन के लोग हमारे मेहमान हैं, कॉन्सुलेट के लोग, या कोई क्लब वाले, फॉरेन स्टेट, ये खरीदेंगे तो टीसीएस इनसे नहीं वसूलना। मान लो हरियाणा सरकार वाइन खरीद रही है, या भारत सरकार वाइन खरीद रही है, वो कहते जी वाइन हमारे फौजी भाइयों को देनी है, वो मिलिट्री उसमें चलती है ना जैसे कैंटीन में, तो वो भैया उस पे टीसीएस नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट माल खरीदे इनमें से कोई भी, चाहे स्क्रैप खरीदे, वाइन खरीदे, मिनरल खरीदे, तेंदुली खरीदे, टिम्बर खरीदे भारत सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, या कोई कॉन्सुलेट वाले, हाई कमीशन वाले, एम्बेसी के लोग, या फिर पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी, तो इनसे टीसीएस मत वसूलना। क्लियर? ये तो 206C1 सेक्शन आ गया, वो ऑयल वाला। अब आ गया बार कौन? 206C1F, यानी वो कार वाला। कौन खरीदे कार तो उससे टीसीएस नहीं लेना, तो वो कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी। बार कौन? और एक हाँ, इस 206C1 में अगर बार पर्सनल कंजम्पशन के लिए माल खरीद रहा है तो आपसे टीसीएस उससे वसूल नहीं सकते, या फिर वो 27C फॉर्म जमा करवाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा है तो वो भी उससे टीसीएस वसूल नहीं सकते। चलो सेकंड वन, अगर 206C1F की बात करूं, बार सारा जो व्हीकल खरीदता है उसके लिए है, लेकिन कौन व्हीकल खरीदे, इंक्लूड कौन नहीं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्बेसी के लोग, हाई कमीशन के लोग, कॉन्सुलेट, फॉरेन स्टेट के बंदे, लोकल अथॉरिटी खरीदे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ ये दोनों जगह है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये खरीदे, लेकिन जो पैसेंजर कैरी करने का काम कर रही है, यानी ये वाली जो शराब और ये चीज़ है ना, ये लिकर, स्क्रैप, मिनरल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदे, या लोकल अथॉरिटी खरीदे, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट के लोग, पब्लिक सेक्टर कंपनी कोई सी भी हो वो खरीदे, तो उस पर टीसीएस नहीं लेना। लेकिन 206(1)F कार वाला रूल है, जो 206C1F ये जो सेक्शन है 206(1)F, इसमें कौन लोग बार में कवर नहीं है? पब्लिक सेक्टर कंपनी जो पैसेंजर कैरी करती है, यानी जिसका काम क्या है, बसें चलाना किराए पे, वो लोग बख्शे जाएंगे। अगर वो खरीद रहे हैं, पैसेंजर कैरी करने के लिए व्हीकल खरीद रहे हैं, तो उनको बख्श दो। या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट के लोग और लोकल अथॉरिटी खरीद रही है, छोड़ो, उनसे टीसीएस नहीं लेना। क्लियर? तो बार में ये लोग कवर नहीं हैं, यानी सीधी सी बात अदर वर्ड्स में कह रहा है कि ये लोग टीसीएस से बख्श दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन के लोग, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ये बख्श दी गई हैं टीसीएस से, इनसे टीसीएस ना वसूला जाए, बस ये बात है। तो दो सेक्शन मेन समझ आए, 206C1, 206C1F, सी भी है ना, 206C1F। तो ये अपन ने पढ़ लिया। ये व्हीकल, मोटर व्हीकल 10 लाख से ऊपर खरीदोगे, घर के लिए खरीदो, दुकान के लिए खरीदो, बेचने के लिए नहीं खरीदने, क्योंकि अगर आप डीलर हो, कंपनी से खरीद रहे हो तो टीसीएस नहीं है। ये तो टीसीएस है कि इंडिविजुअल 1-2 कार ले रहा है, 4 कार ऑफिस के यूज के लिए ले रहा है, कंज्यूमर की तरह ले रहा है, तो टीसीएस है 1% कार की वैल्यू का, और पेमेंट बेसिस पे है, ये उस बेस पे नहीं है बुक्स में एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अपन ने सेक्शन पढ़ा 206C1, फिर सेक्शन 206(1)F, ये लगता है लिकर पे, तेंदुली, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल में कोल या आयरन ऑर, इन चीजों में रेट क्या है? लिकर पे 1% है, तेंदुली पे 5% है, टिम्बर के ऊपर 2.5% है, स्क्रैप पे और कोयले पे 1% है।
जबकि पैन नहीं देते तो रेट डबल हो जाएगी या 5% विच एवर इज हायर। मोटर व्हीकल का मामला है 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए, पूरे पे कटेगा। 12 लाख का है तो 12 लाख पे कटेगा। कितना? ऑन मोटर व्हीकल परचेज कितना टीसीएस का रेट है इस पे? 1%। डीलर खरीद रहे मैन्युफैक्चरर से तो टीसीएस नहीं है। नेक्स्ट, और इस तरह का एक मेन लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 206C1C। आप लीज पे दे रहे हो, लीज प्रोवाइडेड टू लेसी, लीज कह लो या लाइसेंस कह लो, ऑफ पार्किंग लॉट या कोई टोल है या माइंस वगैरह है, माइनिंग राइट दे रहे हो, माइनिंग या क्वायरिंग राइट ट्रांसफर कर रहे हो, भी जमीन से निकाल ले। लेकिन इसमें माफ है, पेट्रोल डीजल वगैरह का माइनिंग करना, नेचुरल गैस जो है उसकी माइनिंग करना, नीचे लिखा है ना मिनरल ऑयल, मतलब ये कह रहा है मिनरल ऑयल, इन चीज़ों को छोड़ लो और कोई चीज़ माइनिंग है, जैसे मार्बल की माइनिंग है तो उसका आपने पट्टा दे दिया 1 करोड़ रुपए में, तो उसके ऊपर 2% आप साथ में क्या ले लेना, 1 करोड़ के साथ टीसीएस ले लेना। जो लाइसेंस लेगा आपसे, आपके पास काफ़ी बड़ा प्लॉट है, उसकी दीवारें बना दी बढ़िया, पार्किंग के लिए सेट कर दिया। अब आप कहते हो कौन टेंशन ले, थोड़े थोड़े करके गाड़ियों से पैसे इकट्ठे करे। आपने लीज दे दिया 5 साल पे, पट्टे पे दे दिया पार्किंग लॉट, सामने वाले को कह दिया भैया 5 साल तक तेरे जिम्मे है ये, जो तू लोगों से ले सकता है गाड़ी खड़ी करने का 100-200 रुपये डेली के हिसाब से तू ले ले, हमारी हेडेक नहीं, तो हमें तो 4 लाख दे दे। तो वो 4 लाख तैयार हो गया लेसी, 4 लाख का 2% और ले लेना, साथ में 8,000 रुपये टीसीएस। ऐसी टोल, एक ठेकेदार है कंपनी जिसने वो टोल रोड बनाई 1 करोड़ रुपया लगा के, तो टोल में आपको पता हो ना, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वो रोड बना रही है तो सरकार से टाई अप होता है, इतने साल तक टोल कौन कलेक्ट करेगी, वो कंपनी करेगी ना, टोल प्लाजा पे टोल कलेक्ट। अब तो प्राइवेट सड़कें हैं, सरकार की कहाँ, जगह जगह। तो चलो, अब वो कंपनी है मान लो एक्स लिमिटेड, वो सोचती है कौन लोगों से माथा बच्ची करे, लड़ाई झगड़े, ऐसी टोल ठेके पे दे दो। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे, लीज पे दे दिया टोल का 5 साल का राइट किसी कंपनी को, आगे वो कहते तुम चला लो यार, कमा लो, हमें इतने 100 करोड़ रुपए दे दो। तो आप लीज पे टोल दे रहे हो, तो जिसको लीज पे दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो कि तू वसूल ले टोल, सरकार की तरफ से हमें राइट है, हम तेरे को दे देते हैं। तो आप साथ में 2% क्या ले लेना, टीसीएस। मान लो 500 करोड़ में राइट दे दिया आपने, लीज दे दिया 10 साल का टोल का, तो 500 करोड़ का 2% क्या है, 10 करोड़ रुपए टीसीएस और ले लेना। इस पे टीसीएस की रेट कितनी है, फ्रॉम लेसी 2% टू बी कलेक्टेड। कलेक्ट करना है आपने कितना, लेसी से 2% विद पैन। अगर पैन नहीं देगा ना तो याद रखना, विदाउट पैन क्या कर देंगे हम, 5% कर देंगे। जमीन से माइनिंग करने के लिए, क्वेरी करने के लिए राइट है, पर जमीन से पेट्रोल डीजल या नेचुरल गैस खरीद निकालने का राइट पट्टे पे दिया है किसी को, तो उस पे टीसीएस नहीं है। मार्बल या कोई और चीज़, नमक वगैरह निकालने का, मार्बल निकालने का, या कोई और ग्रेनाइट वगैरह कुछ भी और चीज़ माइनिंग का राइट दिया है, तो आप साथ में क्या ले लेना, लीज पेमेंट के साथ साथ टीसीएस भी ले लेना 2%। तो ये बता रहा है 206C1C क्या कह रही है, ये यही कह रहा है कि अगर आपको लाइसेंस लेना पड़ा है पब्लिक सेक्टर कंपनी को, तो माफ है, पब्लिक सेक्टर कंपनी लाइसेंस लेगी तो सामने वाला लेसर टीसीएस नहीं लेगा, तो अदरवाइज बाकी लोगों से लेगा। पार्किंग की जगह दे दी लीज पे, पट्टे पे, टोल प्लाजा पट्टे पे, माइन दे दी कोई मार्बल की, ग्रेनाइट की, तो आप जब बुक्स में डेबिट होगा या जब एक्चुअल पेमेंट होगी, विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे क्या टीसीएस लेके सरकार को दोगे। यानी फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड 206C1C 206C1, इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में रूल है कि भाई कब जमा कराना है, जब बुक्स में आपने सामने वाले लेसी को डेबिट किया, या 206C1 में बार को डेबिट किया, या जब आपको पेमेंट आई, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कार वाला जो व्हीकल वाला रूल है, मोटर व्हीकल का 206C
1F इसमें क्या है, पेमेंट बेसिस पे है, जब वो आप उससे पेमेंट लोगे तब साथ में TCS लेना, बुक्स में एंट्री से कुछ नहीं होता। ओके, तो ये हो गया पार्किंग लॉट लीज पे दे रहे हो, टोल प्लाजा लीज पे दे रहे हो। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक बड़ी कंपनी ने पैसा लगा के एक्स लिमिटेड ने सरकार से टाई अप कर लिया कि रोड हम बनाएंगे, 10 साल तक टोल हम कलेक्ट करेंगे इस हिसाब से पर व्हीकल ऐसे। अब वो एक्स लिमिटेड सोचती कौन कलेक्ट करे यार, उन्होंने आगे क्या है 400 करोड़ में ये लीज का राइट किसको दे दिया, दूसरी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को, पब्लिक सेक्टर कंपनी को दे दिया, तो TCS नहीं लगेगा, माफ है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी होती है जिसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। अदरवाइज किसी और को दिया तो आप उससे TCS भी वसूल लेना, पट्टे के जो पैसे लोगे लीज के जितने उसके साथ 2% ले लेना, ठीक है। पैन नहीं देता तो 5% हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये था 3 सेक्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया वो यही है। बस रेट ध्यान में रखो, 206C1, 206C1F, 206C1C ये करता है। आप माल खरीद रहे हैं, लिकर, टेंदुलीफ, टिम्बर, स्क्रैप, कोल आयरन, अलग अलग रेट है, इस रेट से TCS आपको देना होगा, सेलर लेगा। 206C1F में मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं 10 लाख से ऊपर वाला, तो पूरे व्हीकल की वैल्यू का 1% साथ में TCS आपको देना होगा, जो कि एजेंसी वाले आगे जमा करवा देंगे। ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिकर, टबाकू लीफ, टिम्बर, स्क्रैप खरीद रहे हो, पर्सनल कंजम्पशन, तो TCS नहीं कलेक्ट होगा। या प्रूव कर दो कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या पावर जनरेशन के लिए खरीद रहे हैं कोयला या ये सामान, मैन्युफैक्चरिंग कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको सबमिट करना है फॉर्म 27C। किसको? सामने वाले सेलर को। सेलर किसको सबमिट करेगा? जिस महीने उसको फॉर्म आया उसके अगले महीने की 7 तारीख तक चीफ कमिश्नर ऑफिस में डाल देगा कि लो जी 27C के मेरा TCS ना वसूला जाए, इस बंदे ने दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूंगा, बस ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, आगे बेचने के लिए, सस्ता खरीदा आगे महंगा बेचा तो है TCS, अदरवाइज नहीं। बुक्स में डेबिट या एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर उस बेस पे। लेकिन इसमें बार कौन है? बार जो है सभी लोग बार हैं। कौन से छोड़ दो? पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या हाई कमीशन, कॉन्सुलेट के लोग, ये सब लोग छोड़ दो, ठीक है। और 206(1)F व्हीकल खरीद रहा है कोई भी डीलर खरीद रहा है एजेंसी से, कंपनी से, तो नहीं है, बेचने के लिए खरीद रहा है। अगर खुद यूज के लिए खरीद रहे हो व्हीकल, 10 लाख से ऊपर है व्हीकल, तो TCS एजेंसी वाले या डीलर आपसे लेगा 1%। 25 लाख का व्हीकल है तो 25,000 लेगा, 1 करोड़ का व्हीकल है तो 1 लाख लेगा, जिसका आपको सबूत के तौर पे 27D फॉर्म भी देगा कि लो मैंने आपका TCS जमा करा दिया है, क्लियर व्हीकल पे। लेकिन अगर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि पैसेंजर कैरी करने का काम करती है, तो ऐसी कंपनी अगर व्हीकल खरीदेगी 10 लाख से ऊपर तो भी कोई TCS नहीं लिया जाएगा, लोकल अथॉरिटी से भी नहीं लिया जाएगा, सेंट्रल स्टेट से भी नहीं, हाई कमीशन कॉन्सुलेट से भी नहीं। नेक्स्ट 206C1C, अगर आप लीज पे दे रहे हो, लेसर हो, पट्टे पे दे रहे हो, टोल प्लाजा दे रहे हो, पार्किंग की जगह दे रहे हो, या फिर जमीन से मार्बल वगैरह माइनिंग करने का, क्वेरी करने का राइट दे रहे हो, क्योंकि ये वाला इस पे TCS नहीं है, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस की ऑयल जो है पट्टे पे दे रहे हो, उस पे TCS नहीं है, ओके। तो उस पे TCS जो लीज पेमेंट लोगे सामने वाले से, उस पे TCS की रेट 2% है, अगर वो पैन नहीं देगा तो 5% हो जाएगी। इसमें भी बुक्स में डेबिट या एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का रूल लगता है। तो ये मेन सेक्शन थे जो हो गए। नेक्स्ट कहता हाई रेट बता चुका हूं, 206CC सेक्शन जरूरी नहीं है, 5% या डबल द रेट विच एवर इज हायर, वो रेट लगता है। 27C में डिक्लेरेशन देनी है, पैन नंबर अटैच करके, सर मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा हूँ, इसमें देता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा हूं, मेरा TCS ना काटा जाए, 206C1 में, ओके। कलेक्ट करेगा कलेक्टर, कलेक्ट करके पैन नंबर कलेक्टी का लेगा भी, फिर वो फॉर्म भर के 281 हर महीने फॉर्म जमा करवाएगा, अगले के महीने की 7 तारीख तक भारत सरकार को TCS जमा करा देगा। क्वार्टरली रिटर्न भरेगा, उसके बाद आपको क्या है 27D फॉर्म पे एविडेंस दे देगा कि इस 3 महीने में मैंने आपसे इतना TCS लिया, जिसके बेस पे आप 26AS में व्यू भी कर सकते हैं मेरा TCS जमा हुआ, कल को आप रिटर्न भरेंगे तो एडजस्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टू गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ TCS, सरकारें तो वही है, चलान वो बताया था ना, भरती नहीं, बुक एंट्री से TDS में पड़ा था, सेम डे चले जाते हैं। लेकिन अगर सरकार चलान से भरती है तो वही रूल है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा कराना है। चलान फॉर्म 281 है। आम आदमी
वो तो चालान ही भरता है, ऑनलाइन भरो। वैसे तो जिनकी ऑडिट होती है 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले लोग हैं, कंपनीज हैं, उनको तो जमा ही किससे करवाना है, इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन एक आम आदमी जिसकी टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, कंपलसरी नहीं, वो ऑनलाइन जमा करवा दे अपना टीसीएस, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई और ऑथराइज पर्सन है उसको जाके जमा करवा दे। क्या, टीसीएस का अमाउंट। फॉर्म कौन सा भरना है, चलान फॉर्म 281। कब जमा करवाना है, अप्रैल वाला 7 मई वाला 7 जून वाला 7 जुलाई, फरवरी वाला 7 मार्च वाला 7 अप्रैल, वही 7 दिन है। लास्ट मंथ के लिए भी 7 डेज है। इस तरह से मोड ऑफ पेमेंट कहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करवाना है, बैंक के थ्रू पैसा इनकम टैक्स को जाता है, सरकार बुक एंट्री करती है, बाकी लोग चालान भरते हैं, चाहे ऑनलाइन भरें या बैंक में जाके जमा करें, वो ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिकली ऑडिट वाले केस को तो इलेक्ट्रॉनिकली भरना है। नेक्स्ट, हु इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ टैक्स। बताया ना, हर कंपनी ऑनलाइन ही भरेगी, वो बैंक में नहीं जमा करवा सकती, या वो इंडिविजुअल जिसकी ऑडिट होती है वो ऑनलाइन ही टीसीएस का अमाउंट जमा करवाएगा, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट, टीसीएस की रिटर्न 27EQ फॉर्म पे जाती है। टीसीएस रिटर्न बाय सेलर या लेसर, इसमें तो लेसर ही होगा, 206C1C के अंदर तो लेसर ही होगा, और इन दोनों में क्या होगा, सेलर या लेसर। टीसीएस की रिटर्न बढ़ेगा क्वार्टरली, अभी बताया था, अप्रैल मई जून वाली 15 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर वाली 15 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली 15 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च वाली 15 मई, 1.5 महीना मिलेगा लास्ट वाली में। ओके, रिटर्न भरने का प्रोसीजर क्या है, सिंपल, 3 महीने में जिसका आपने टैक्स वसूल के जमा करवाया उनके पैन नंबर भर दो, उनका नेम, उनका टैक्स का अमाउंट जो है वो भर दो, अपना टैन, अपना पैन नंबर भर दो, सारी डिटेल उसमें जमा हो जाएगा। ऑनलाइन जमा हो जाएगा या फिर मैनुअली बैंक में जमा हो सकता है आपका, सॉरी वो तो टैक्स जमा होता है, ये तो रिटर्न तो ऑनलाइन ही जाती है। चलो ऑनलाइन ही जाएगी, तो NSDL, CDSL जो पैन नंबर देने वाले ऑथराइज लोग हैं ना, पैन टैन, वही लोग क्या है रिटर्ने भरने के लिए ऑथराइज होते हैं, उनके थ्रू सबमिट हो जाएगी। ठीक, इश्यू ऑफ टीसीएस सर्टिफिकेट, रिटर्न भरने के 15 दिन के अंदर अंदर 27D में सामने वाला दुकानदार आपको क्या दे देगा, सबूत कि मैंने आपका टीसीएस जमा करवा दिया है। तो बता रहा है जून वाला 30 जुलाई, क्योंकि 15 दिन और, 15 जुलाई तक तो रिटर्न भरने की डेट है, 15 दिन और यानी 30 जुलाई। सितंबर वाला 30 अक्टूबर, 30 जनवरी, लास्ट वाला क्योंकि 15 मई को रिटर्न जारी है, लास्ट वाली मार्च वाली, जनवरी फरवरी मार्च वाली, तो उसके लिए वो फॉर्म सबूत आपको 27D पे कब तक देगा, 30 मई तक। ओके, टीसीएस टीडीएस में क्या डिफरेंस है ये पूछ रहा है, क्या वही टीसीएस और चीज़ है, टीसीएस तो सेल पे ले लेता है सेलर बाहर से, टीडीएस तो आपकी इनकम से कटना है। टीडीएस काफ़ी जगह तो क्रेडिट इन द बुक्स और अमाउंट एक्चुअली पेड विच एवर इज अर्लियर, लेकिन सैलरी, लॉटरी और लीगल कंपल्सरी कंपनसेशन 194 LA पे पेमेंट बेसिस पे। टीसीएस पहले और थर्ड में तो क्या है, बुक्स में डेबिट, क्रेडिट नहीं, अब डेबिट, क्योंकि सेलर काट रहा है, डेबिट करो, वहाँ क्रेडिट होता था, बुक्स में डेबिट या फिर एक्चुअल जो है रिसीट आई विच एवर इज अर्लियर उस बेस पे। लेकिन 2061F मोटर व्हीकल में रिसीट बेसिस पे ही है, जब पैसे लोगे साथ में टीसीएस लोगे, बुक्स में एंट्री मत देखो कब डेबिट हुई। तो ये फ़र्क है बेसिकली इन दोनों में, तो वही फ़र्क बता रहा है, वो इनकम से कटता है, ये इनकम से नहीं, ये सेल परचेज पे कट रहा है। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। एक आधा क्वेश्चन है लास्ट में कि टीसीएस 1% मोटर व्हीकल पे होगा रिटेल लेवल पे, ऑल्सो द सेल ऑफ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चरर टू डीलर, गलत है, मैन्युफैक्चरर से डीलर पे टीसीएस नहीं, डीलर या एजेंसी से कंज्यूमर को देना है व्हीकल 10 लाख से ऊपर वाला, उस पे टीसीएस है। सेकंड, टीसीएस 1% सेल ऑफ मोटर व्हीकल पे एप्लीकेबल है लग्जरी कार पे, गलत, कुछ साल पहले था, अब तो कोई भी मोटर व्हीकल हो, ट्रक हो, जीप हो, कार हो, 10 लाख से ऊपर वाली, चाहे ऑर्डिनरी चाहे लग्जरी, फर्क नहीं पड़ता, टीसीएस का रूल है। थर्ड, क्या टीसीएस 1% एप्लीकेबल है इन केस ऑफ सेल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एम्बेसी, यूनियन नेशन इंस्टीट्यूशंस, या इस नहीं, ये लोग बाहर के डेफिनेशन में एक्सक्लूड हैं, इन लोगों को माल बेचो 206C1 का या 206C1C का,
उस 1F का व्हीकल बेचो तो ये सब लोग एक्सक्लूड हैं, इनसे TCS वसूला नहीं जाता, इन पे एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ, TCS एप्लीकेबल हर कार पे है या कारें जितनी है सारी जोड़ लो? ना, इंडिविजुअल कार। मान लो एक कार 8 की, एक कार 7 की, तो TCS नहीं कटेगा। इंडिविजुअल कार बाय कार सोचना है, अग्रीगेट नहीं करना। अग्रीगेट इतनी कितनी कारें लेता है, कोई एक आधी लेता है, तो अग्रीगेट नहीं करना। इंडिविजुअल सेलर से हाँ वसूलना है, इंडिविजुअल सेलर से, ठीक है। मोटर व्हीकल में पार्ट ऑफ द पेमेंट इज मेड कैश, पार्ट बाय चेक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। TCS में कहीं नहीं लिखा चेक से लो कैश, जिससे भी पेमेंट आए आप साथ में TCS ले लेना बस। अगले पेज पे ICI वाला ही डायग्राम है जो वहाँ बना था, कुछ खास नहीं। बस रिटर्न के लिए याद रखना कौन सा फॉर्म चलता है, 27EQ। वहाँ चलता था 24Q TDS में, 26Q, 27Q या 26QB, 26QC, 26QD, यहाँ पे 26EQ, 27EQ। 27C के मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा हूँ, मेरा TCS ना लिया जाए। 27D तो फॉर्म 16 एक ही तरह है सबूत कि भाई मैंने आपका TCS जमा करा दिया है। ये चीज़ डायग्राम बता रहा है और कुछ नहीं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो आ जाए। तो TCS में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।